नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान पर एक गहरी और मजेदार चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक बात जो अक्सर सुनने में आती है और शायद आपने भी सुनी हो। हाँ, वो उधार का थैला वाली बात। बिल्कुल, कि हमारा संविधान एक उधार का थैला है। मतलब हमने दुनिया भर से अच्छी अच्छी चीजें उठाई और एक किताब में जमा कर दी, जैसे कोई शॉपिंग लिस्ट हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या ये इतनी सीधी सी बात है? हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ इशारा करते हैं। नकल की नहीं बल्कि रचना की कहानी। सही कहा। एक वैश्विक वास्तुकला की कहानी, एक ऐसी विशाल इमारत बनाने की कहानी जिसके लिए दुनिया के सबसे मजबूत खंभे, सबसे खूबसूरत डिजाइन और सबसे टिकाऊ ईंटें खोजी गईं और फिर उन्हें भारत की जमीन और मौसम के हिसाब से ढाला गया। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सामने रखा। ये बहस असल में उधार का थैला बनाम बुद्धिमानी से किया गया चुनाव की है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में खुद कहा था। हाँ, उनका वो मशहूर कोट। जी, कोई भी अगर संविधान का अध्ययन करे तो उसे मानना पड़ेगा कि ये दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को छानने के बाद ही बनाया गया है। यहाँ छानने शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, नकल करने नहीं। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के अनुभवों के इस वैश्विक बाजार में खरीदारी कैसे की। उन्होंने क्या चुना, क्यों चुना और सबसे जरूरी, उसे भारतीय कैसे बनाया। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो इस शानदार वास्तुकला की नींव से शुरू करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी नींव के लिए जो सबसे बड़ा पत्थर था वो किसी दूसरे देश से नहीं आया। हाँ, वो हमारे अपने ही घर में मौजूद था। बिल्कुल। और ये पत्थर था भारत शासन अधिनियम 1935। इसे आप हमारे संविधान का ढांचा या कह लीजिए कंकाल मान सकते हैं। अच्छा, स्केलेटन। हाँ, स्केलेटन। ये वो ब्लूप्रिंट था जिसपे पूरी इमारत खड़ी की गई। आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार इसी कानून के तहत भारत पर शासन कर रही थी, तो हमारे प्रशासक और नेता इसकी कार्यप्रणाली से अच्छी तरह वाकिफ थे। स्वागत। मतलब ये एक स्वाभाविक शुरुआत थी, किसी अनजान सिस्टम को अपनाने से बेहतर था कि जो सिस्टम पहले से है उसी को सुधारा जाए। एकदम, व्यावहारिकता बहुत जरूरी थी। आप अंदाजा लगाइए, हमारे संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद। 250? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लगभग 250 या तो वो सीधे सीधे 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं या फिर उनमें मामूली बदलाव किए गए हैं। संघीय व्यवस्था का ढांचा, न्यायपालिका की संरचना, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, आपातकालीन प्रावधान भी। हाँ, वो भी काफी हद तक वहीं से आए हैं। इसने हमें एक तैयार प्रशासनिक ढांचा दे दिया। ठीक है, तो कंकाल तो अपना था, लेकिन उस कंकाल पर शासन का जो मास चढ़ाया गया, मतलब सरकार चलाने का जो तरीका है, हाँ, उसमें ब्रिटिश छाप बहुत गहरी है। संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, ये सब कुछ वेस्टमिंस्टर जैसा लगता है। हाँ, और ये भी एक बहुत सोचा समझा फैसला था। सोचिए, 200 साल की गुलामी के बाद हमारे नेता सत्ता को किसी एक व्यक्ति के हाथ में, जैसे एक शक्तिशाली राष्ट्रपति के हाथ में सौंपने से बहुत डरते थे। सही बात है। उन्हें ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जहां शक्ति बटी हुई हो और सरकार हमेशा जवाबदेह रहे। और संसदीय प्रणाली ये जवाबदेही सुनिश्चित करती है। एकदम। संसदीय प्रणाली में असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है, और वो सब सीधे तौर पर संसद के प्रति और संसद के जरिए देश की जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। मतलब सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता। बिल्कुल, उसे रोकने का ये एक बेहतरीन तरीका था। इसके अलावा ब्रिटेन से हमने विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ लिया। रूल ऑफ लॉ, इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि कानून का राज होगा, किसी व्यक्ति का नहीं। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और एकल नागरिकता भी। हाँ, सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत भी ब्रिटेन से आया, यानी हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के अलग से नागरिक नहीं, जैसा कि अमेरिका में होता है। दिलचस्प बात है। लेकिन क्या इन सभी को मतलब ज्यों का त्यों अपना लिया गया, या इनमें भी भारतीयकरण की कोई कोशिश हुई? बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। यही तो छानने की प्रक्रिया थी। अच्छा। हमने संसदीय प्रणाली का मूल ढांचा तो लिया, लेकिन उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल लिया। जैसे ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर होता है, वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है ताकि वो निष्पक्ष रहे। पर भारत में ऐसा नहीं होता। नहीं होता। हमने स्पीकर के पद को अपने राजनीतिक माहौल के हिसाब से ढाला। यूट्यूब चैनल तो में आपका यह स्वागत नकल है। नहीं बल्कि अनुकूलन था।
एडाप्टेशन। तो एक तरफ हमने सरकार का जवाबदेह ढांचा ब्रिटेन से लिया, लेकिन भारत सिर्फ एक संसदीय लोकतंत्र नहीं बल्कि एक गणराज्य भी है जहां नागरिकों के अधिकार सबसे ऊपर हैं। और ये विचार तो ब्रिटेन से बिल्कुल अलग है। हाँ, वहां तो आज भी राजशाही है। यहाँ मुझे अमेरिकी प्रभाव साफ नजर आता है। और आप बिल्कुल सही हैं। अगर ब्रिटेन से सरकार का ढांचा आया तो अमेरिका से संविधान की आत्मा आई। आत्मा मतलब नागरिकों के अधिकार? जी, संविधान निर्माता ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार मिलें जिन्हें कोई भी सरकार आसानी से छीन न सके, और इसके लिए अमेरिका का संविधान सबसे बड़ी प्रेरणा था। यानी हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, जीवन का अधिकार, बोलने की आज़ादी, समानता का अधिकार, ये सब वहीं से प्रेरित हैं। लेकिन सिर्फ अधिकार देना काफी नहीं था। उनकी रक्षा के लिए एक पहरेदार भी चाहिए था। बिल्कुल, और वो पहरेदार बनी हमारी न्यायपालिका। और यहीं पर न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा आती है। एकदम सही। यह न्यायपालिका को दी गई एक असाधारण शक्ति है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की समीक्षा कर सकते हैं। किसी भी कानून की? हाँ, और अगर उन्हें लगता है कि वो कानून संविधान के किसी भी हिस्से, खासकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वे उसे रद्द कर सकते हैं। ये शक्ति न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाती है। तो एक तरफ हम अमेरिका से नागरिकों को इतने मजबूत अधिकार दे रहे हैं और साथ ही न्यायपालिका को उनकी रक्षा करने की जबरदस्त ताकत भी। ये तो शासन की शक्ति पर एक बहुत बड़ा अंकुश था। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका को एक तरह से रिमूवल एक्सपर्ट भी कहा जा सकता है। रिमूवल एक्सपर्ट? हाँ, देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों को हटाने की प्रक्रिया भी हमने वहीं से सीखी, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का तरीका। बिल्कुल, ये प्रक्रिया इतनी कठिन इसलिए बनाई गई ताकि उच्च पदों पर बैठे लोग बिना किसी डर के काम कर सकें, लेकिन अगर वे संविधान का उल्लंघन करें तो उन्हें हटाया भी जा सके। और हमारे संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, इसका विचार भी अमेरिका से ही आया है? विचार वहीं से आया है। वी द पीपल से शुरू होने वाली प्रस्तावना का ढांचा अमेरिकी है, लेकिन इसकी जो भाषा है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात कही गई है, उस पर दूसरे प्रभाव भी हैं। हाँ, उस पर फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलियाई प्रभाव भी दिखता है। ये सच में एक वैश्विक दस्तावेज है। ठीक है, तो सरकार का ढांचा ब्रिटेन से आ गया, नागरिकों के अधिकार और न्यायपालिका की शक्ति अमेरिका से। लेकिन भारत जैसे विशाल और विविध देश को सिर्फ अधिकारों से नहीं चलाया जा सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सरकार को कुछ दिशा निर्देश भी तो चाहिए होते हैं। वो कहाँ से आए? इस सवाल ने संविधान निर्माताओं को बहुत सोचने पर मजबूर किया। उन्हें लगा कि कुछ आदर्श ऐसे होने चाहिए जिनकी तरफ सरकार को हमेशा बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही उन्हें तुरंत लागू न किए जा सकें। एकदम सही। और इसकी प्रेरणा उन्हें मिली आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। बिल्कुल, ये सिद्धांत सरकार के लिए एक नैतिक गाइडबुक या एक कंपास की तरह हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन, पर्यावरण की रक्षा। ये सब DSP का हिस्सा है। जी, ये कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, यानी आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये देश का शासन चलाने के लिए मूलभूत हैं। ये सरकार को याद दिलाते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है। और आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका भी लिया गया है ना? हाँ, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल करता है जिसमें संसद और विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य होते हैं। ये तरीका आयरलैंड से प्रेरित है? हाँ, साथ ही राष्ट्रपति जो राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये प्रावधान भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। लेकिन सिर्फ नैतिक दिशा से तो देश नहीं चलता। जमीनी स्तर पर शक्तियों का बंटवारा, खासकर केंद्र और राज्यों के बीच, ये भारत में हमेशा से एक नाजुक मुद्दा रहा है। बहुत नाजुक। तो इस संतुलन को साधने के लिए हमारे निर्माता किस देश के अनुभव की ओर गए? इस संतुलन के लिए उन्होंने कनाडा के मॉडल को सबसे उपयुक्त पाया। अमेरिका की तरह हमने एक संघीय ढांचा तो अपनाया, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियां बटी हैं। हाँ, लेकिन अमेरिका के विपरीत हमने कनाडा की तरह एक मजबूत केंद्र बनाया। ऐसा क्यों?
केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि भारत अभी अभी बंटवारे के सदमे से गुजरा था। देश में सैकड़ों रियासतें थी। ऐसे में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र का होना बहुत जरूरी माना गया। अच्छा। हाँ, इसीलिए कनाडा की तरह अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स, यानी वो विषय जो किसी भी सूची में नहीं है, वो केंद्र को दी गई। और ऑस्ट्रेलिया से भी तो कुछ लिया गया था केंद्र राज्य संबंधों को लेकर, समवर्ती सूची का विचार। हाँ, केंद्र राज्य संबंधों को और ज्यादा व्यवहारिक बनाने शिक्षा के सेवा लिए YouTube चैनल में ऑस्ट्रेलिया आपका से स्वागत है। समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का विचार लिया गया। ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? इसे आप एक साझा रसोई की तरह समझ सकती हैं, जहां केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा, जंगल, शादी, तलाक, ये सब इसी सूची में है। लेकिन अगर साझा रसोई में दोनों के बनाए कानून में टकराव हो जाए तो? केंद्र का कानून ही मान्य होगा। यहाँ भी केंद्र की मजबूती दिखती है। अच्छा। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में किसी बिल पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो अब तक हमने ढांचा, अधिकार और शक्तियों के बंटवारे की बात कर ली। अब बात करते हैं संविधान की आत्मा की। प्रस्तावना में लिखे महान आदर्शों की। हाँ, हमारे कर्तव्यों की और देश पर संकट आने के समय के प्रावधानों की। ये विचार दुनिया की महान क्रांतियों और अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से प्रेरित हैं। हमारी प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जी, ये आदर्श सीधे सीधे 1789 की फ्रांस की क्रांति का नारा है। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव है। और मौलिक कर्तव्यों का क्या? अधिकार तो अमेरिका से लिए गए, लेकिन नागरिकों के कर्तव्य कहां से आए? ये तो मूल संविधान में थे भी नहीं। सही कहा आपने। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया और इसकी प्रेरणा तत्कालीन सोवियत संघ, अब रूस, से ली गई। इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? यह महसूस किया गया कि नागरिक सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन देश के प्रति उनके कुछ दायित्व भी हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश की रक्षा करना। अब आते हैं एक बहुत ही संवेदनशील और विवादास्पद विषय पर, आपातकाल, इमरजेंसी। संकट के समय में व्यवस्था कैसे काम करेगी, ये कहां से सीखा गया? इसके लिए जर्मनी के वाइमर संविधान का अध्ययन किया गया। वहां से यह प्रावधान लिया गया कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति होगी। लेकिन कई विशेषज्ञ इसे हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं। क्या संविधान सभा में इस पर चिंता नहीं जताई गई थी? इस पर बहुत लंबी और तीखी बहस हुई थी। हाँ। संविधान निर्माताओं को डर था कि देश की एकता और अखंडता पर अगर कोई बाहरी या भीतरी संकट आए तो सरकार के हाथ बंधे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, उन्हें लगा कि देश की सुरक्षा व्यक्ति के अधिकारों से ऊपर है। लेकिन हाँ, इसके दुरुपयोग की आशंका हमेशा से रही है और हमने इसका अनुभव भी किया है। ये एक दोधारी तलवार है। तो एक तरफ हम अमेरिका से नागरिकों को अधिकार दे रहे हैं और दूसरी तरफ जर्मनी से सरकार को उन्हीं अधिकारों को निलंबित करने की ताकत भी दे रहे हैं। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। यही तो संविधान बनाने की खूबसूरती और चुनौती है। ये हमेशा अलग-अलग सिद्धांतों के बीच एक संतुलन खोजने की कोशिश होती है। एक तरफ व्यक्ति की आजादी है, दूसरी तरफ राष्ट्र की सुरक्षा। हमारा संविधान इन दोनों के बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश करता है। अब एक आखिरी सवाल, कोई भी संविधान हमेशा के लिए पत्थर की लकीर तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। समय के साथ समाज बदलता है, जरूरतें बदलती हैं, तो संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया कहां से ली गई? इसके लिए हमारे निर्माता एक संतुलित रास्ता चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि संविधान ब्रिटेन की तरह इतना लचीला हो कि कोई भी सरकार उसे आसानी से बदल दे, और ना ही अमेरिका की तरह इतना कठोर कि जरूरत पड़ने पर भी उसमें बदलाव करना लगभग नामुमकिन हो। बिल्कुल। तो ये बीच का रास्ता कहाँ मिला? ये संतुलन उन्हें मिला दक्षिण अफ्रीका के संविधान में। वहां से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई। ये प्रक्रिया क्या है? हमारे यहाँ कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से बदला जा सकता है, कुछ के लिए विशेष बहुमत चाहिए, और संघीय ढांचे से जुड़े कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। मतलब ये कठोरता और लचीलेपन का एक मिश्रण है। एक अनूठा मिश्रण है। हाँ। और जापान से भी कुछ लिया गया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जैसा कुछ। हाँ, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत लिया गया। ये जानना दिलचस्प है कि ये अमेरिका के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से थोड़ा अलग है। क्या फर्क है दोनों में?
हमारी व्यवस्था कहती है कि सरकार कोई भी कार्रवाई तभी कर सकती है जब उसके लिए एक सही प्रक्रिया से बना हुआ कानून हो, जबकि अमेरिकी व्यवस्था ये भी देखती है कि क्या वो कानून अपने आप में न्यायपूर्ण और निष्पक्ष है या नहीं। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा अंतर है। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद ये साफ है कि ये वाकई एक वैश्विक मंथन था। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि ये क्या दर्शाता है? हाँ, क्या ये उधार का थैला है? बिल्कुल नहीं। ये उधार नहीं बल्कि असाधारण बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता को दर्शाता है। संविधान निर्माताओं ने किसी भी चीज की अंधी नकल नहीं की। हर प्रावधान पर बहस हुई। महीनों तक बहस हुई। संविधान सभा की बहसों को अगर हम पढ़ें तो पता चलता है कि हर विचार को भारतीय समाज की जरूरतों, यहाँ की विविधता, गरीबी, अशिक्षा, इन सब चुनौतियों के तराजू पर तौला गया और फिर उसे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ढाला गया। बिल्कुल, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन अनुभवों से बना एक ऐसा गुलदस्ता है जिसके हर फूल को भारत की मिट्टी में रोपने से पहले अच्छी तरह परखा गया था। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। यहाँ एक विचार छोड़कर जा रही हूँ जिस पर सोचा जा सकता है। बताइए। भारतीय संविधान 1940 के दशक के अंत में बनाया गया था। अगर इसे आज के डिजिटल युग में 21वीं सदी में बनाया जाता तो हमारे संविधान निर्माता किन नए देशों से प्रेरणा लेते? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद डिजिटल नागरिकता और ई गवर्नेंस के लिए एस्टोनिया को देखते, डेटा गोपनीयता के लिए यूरोप की GDPR मॉडल का अध्ययन करते, या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए कोस्टा रिका जैसे देशों से सीखते। क्योंकि संविधान बनाना एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।